नमस्ते सदा वसले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। हम सब जानते हैं कि विश्व में जो यूएनओ के सदस्य हैं, जो यूएनओ के सदस्य नहीं भी हैं, एक इंटरनेशनल कमिटी होती है। इंटरनेशनल कमिटी से मतलब है कि एक इंटरनेशनल भाईचारा है और अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा के तहत मन में भले ही कितना भी द्वेष हो, मन में भले ही कितनी ही कटुता हो, जब तक शत्रु देश घोषित नहीं हुआ है, मतलब कोई भी कंट्री जब तक शत्रु कंट्री घोषित नहीं हुआ है, तब तक एक कर्टसी होती है, एक औपचारिकता होती है। उस औपचारिकता में जब किसी देश में कोई नया राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता है, जब कोई नया प्रधानमंत्री चुना जाता है, चाहे वो सिंबॉलिक राष्ट्राध्यक्ष हो, प्रैक्टिकल राष्ट्राध्यक्ष हो, एक्चुअल राष्ट्राध्यक्ष हो या फिर नॉमिनेटेड हो, किसी प्रकार से भी कंट्री को चलाने वाला व्यक्ति अगर चुना जाता है, अब वो मोनार्की से भी चुना जा सकता है, वो सल्तनत भी हो सकती है, वो डेमोक्रेटिक भी हो सकता है। किसी भी प्रकार से वो चुना गया हो, एक कर्टसी ये है कि हम अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा बरकरार रखेंगे, चूँकि सभी कंट्री सॉवरेन हैं, चूँकि सभी कंट्री संप्रभु हैं, इसलिए आपकी संप्रभुता आपके पास और मेरी संप्रभुता मेरे पास। मेरी संप्रभुता में आप इंटरवेन नहीं करेंगे और आपकी संप्रभुता में हम इंटरवीन नहीं करेंगे। हम अपने देश का आंतरिक शासन चलाएँगे, आप अपने देश का चलाइए और हम दोनों ही एक दूसरे के साथ सामाजिक ताना-बाना बनाकर, अंतर्राष्ट्रीय ताना-बाना बनाकर रहेंगे। ये एक सामान्य सी औपचारिकता है, अनौपचारिक रूप से हो सकता है कि मन में कुछ गलत हो। अब जिन देशों के मन में गलत हो, जैसे जो विस्तारवादी हों, जो असुर प्रवृत्ति के हों, जो मलेच्छ प्रवृत्ति के हों या मलेच्छ हों, ऐसे देशों में किसी को कांग्रेचुलेट कहना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। वो बाहर के देश तो छोड़ दीजिए, अंदर भी, देश के अंदर भी जो पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़कर आती हैं, अगर वो द्वेष भाव से चुनाव लड़ रही हों, उनके मनभेद हो गए हों या मनभेद रखे हों या असुरी प्रवृत्ति हो, ऐसे अंदर के शासक भी, अंदर से लड़ने वाले देश भी, अंदर से लड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टियां भी कांग्रेचुलेशन कहने में बड़ी समस्या होती है। हमारे देश के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने स्टेटमेंट दे दिया। भाई, हम सब जानते हैं देश संसार भर से सभी देशों की कांग्रेचुलेशन मोदी जी को आ रही होंगी। पहले जब वो एनडीए जीत कर आई, 294-93 आई, तब आई होंगी। उसके बाद एनडीए की बैठक हो गई, एनडीए की बैठक के बाद समर्थन पत्र मिल गया, समर्थन पत्र राष्ट्रपति के पास पहुंच गया, राष्ट्रपति ने समय निर्धारित कर दिया। अब तो कोई संशय नहीं रहना चाहिए, केवल एक अनौपचारिकता, एक औपचारिकता रह गई है कि शपथ लेंगे। अब इसके बाद की सिचुएशन ये है कि या तो वो लोग जो षड्यंत्र और खड़यंत्र कर रहे हों, ये सोचकर खड़यंत्र कर रहे हों कि अभी सत्ता नहीं बनने देंगे, अभी मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, और या फिर विदेश के जो देश, मतलब परदेशी हैं, उनके मन में हो कि हम कोई ना कोई जुगाड़ लगा रहे हैं, कुछ बड़ी डिस्टरबेंस कर देंगे। ऐसे ही हमारे देश के अंदर अपोजिशन लगातार मोदी जी को पिछले 3-4 दिन से पता नहीं कौन सी पराकाष्ठा पर लेकर जा रहा है, पता नहीं। लेकिन हाँ, जयराम रमेश ने अंदर खड़े होकर कह दिया कि आप नेहरू जी से कंपेयर कर रहे हैं। ये जो ढोल बजाने वाले लोग हैं, उनका कहना है ड्रम पीटने वाले लोग हैं, ड्रम पीटने वाले मतलब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग। ये ड्रम पीटने वाले जो लोग हैं, ये कह रहे हैं कि तीसरी बार अब लगातार कॉन्सिक्यूटिव तरीके से जो जो सरकार बनाने जा रहे हैं, वो अब नेहरू जी के बाद पहली बार आया ऐसा प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, यानी कि नेहरू के बाद ये पहला सौभाग्य है कि कोई तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, भाई आप कहते कि आपका स्वागत है, आपको देश ने चुना है, जैसे भी चुना है। अब कहते हैं कि नेहरू से कैसे कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि नेहरू तो 2/3 बहुमत लेकर आए थे और आप 240 लेकर आए। आप सोचिए कि मानसिकता जीतने की नहीं है, मानसिकता प्रधानमंत्री बनने की नहीं है। वो जो मोदी जी पहले कह रहे थे कि इनके मन में 100% सिर्फ एक बात है, वो अहंकार है, जो ये कहता है कि कैसे, किन परिस्थितियों में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं।
मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, गांधी परिवार का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, गांधी परिवार ही इस देश का राजा है। ये मोदी जी अपने इंटरव्यूज में कह रहे थे। वो बात जयराम रमेश ने आज सिद्ध कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उन्होंने कहा कि 3 बार तो शपथ लेने वाले कई लोग हैं, आप इंदिरा गांधी को क्यों भूल जाते हैं, उन्होंने 3 बार शपथ ली। आप नेहरू को क्यों भूल जाते हैं, उन्होंने 4 बार शपथ ली। आप अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों भूल जाते हैं, जिन्होंने 3 बार शपथ ली। भाई, किसी भी एनडीए के घटक ने ये तो कहा ही नहीं है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए ये रिकॉर्ड है। सभी ने एक बात ही कही, लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर। नेहरू जी पहली बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने थे क्या? नेहरू जी पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे तब माउंटबेटन की चिट्ठियां ये कहती हैं अपने राष्ट्र को लिखने पर कि जिस समय एक समय पर नेहरू उनसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि मेरा तो कैरियर खत्म हो चुका है, तो माउंटबेटन ने नेहरू से पूछा कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में तुम्हारा कैरियर कहां है? तो कहते हैं आपके हाथ में ही है, आपको प्रधानमंत्री चुनना था और प्रधानमंत्री चुन लिया गया सरदार पटेल को। तो जब सरदार पटेल अब प्रधानमंत्री होंगे देश के, तो मेरा कैरियर तो खत्म हो गया ना, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं। ऐसी कुछ चिट्ठी में लिखा माउंटबेटन ने। और माउंटबेटन ने कहा कि जब मैंने कहा कि कांग्रेस तय करेगी, तो नेहरू जी ने एक सुझाव दिया, और वो सुझाव ये था कि आपको तो कांग्रेस को ही ट्रांसफर करना है, अगर वो कांग्रेस नेहरू हो तो। ये बात माउंटबेटन ने अपने देश में लिखी, अपने आकाओं को लिखी, ये पूछने के लिए कि ये ऑफर हमें अच्छा लगा, अगर नेहरू कांग्रेस तोड़ने को तैयार हैं तो फिर क्यों ना नेहरू को सत्ता ट्रांसफर कर दी जाए। मुझे लगता है कि ये बात उस समय कांग्रेस को पता लग गई होगी कि ये प्लान है, इसलिए सरदार पटेल, गांधी जी सहित बड़े नेताओं ने सेक्रीफाइस करते हुए सोचा होगा कि नेहरू को प्रधानमंत्री बना देने में कोई बुराई नहीं है, नेहरू प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन अगर नेहरू कांग्रेस तोड़कर प्रधानमंत्री बने तो बड़ी समस्या हो जाएगी। और वो समस्या ये हो जाएगी कि फिर कांग्रेस सिर्फ उनकी होगी, बाकी ये पूरी लीडरशिप बाहर होगी। इसलिए इन्होंने सेक्रीफाइस किया और उप प्रधानमंत्री बन गए, कैबिनेट में कई चेहरे आ गए, लेकिन नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए। तो पहली बार तो नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने थे, तो वो माउंटबेटन की कृपा से बने थे। एक अच्छा छल करके बने थे, एक अच्छा वहां प्रकरण करके बने थे। ये चिट्ठियों की हवाले से लोग लिखते रहते हैं, मैं इस पर पूर्ण रूप से विश्वास करूं या ना करूं, इस संशय में रहता हूं, लेकिन लोगों का ऐसा, ये जो चिट्ठियां पत्रियां हैं वो तमाम लोगों ने लिखा पढ़ी करके या तमाम लोगों के भाषणों में सुनाई दी। दूसरी बार नेहरू जी, चूंकि कांग्रेस विजय होकर आई थी, चूंकि कांग्रेस गांधी की थी, चूंकि कांग्रेस का सेक्रीफाइस था, जब 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 नेहरू परिवार पैदा नहीं हुआ था, नेहरू जी जब पैदा हो रहे थे, तब कांग्रेस बन रही थी। आप सोचिए कि नेहरू के पिताजी ने उस समय, 1924 की बात मैं बता रहा हूं, उस समय जब चुनाव आया और गांधी जी ने यह कहा कि हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे, तब उस समय पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी नाम की एक पार्टी बनाई थी, जिसने विधानसभा अध्यक्ष चुनवाने में सफलता पाई थी। मतलब कांग्रेस तोड़कर निकल गए थे। ये पंडित मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। कौन से कांग्रेस का कौन से ये आध्यात्मिक पटल की बात कर रहे हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, चूंकि कांग्रेस जीत रही थी, नेहरू उसके मुखिया हो सकते थे, कांग्रेस जीत रही थी, कांग्रेस ही उस समय थी, बाकी कोई था नहीं, तो उस समय कांग्रेस लगातार जीतती चली आई। नेहरू जी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी ने लगातार तीसरा चुनाव जीतकर, या 3 चुनाव जीतकर, लगातार 3 चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री नहीं बनी। पहला तो मृतक आश्रित में बनी थी, दोबारा वो चुनाव में गई, तीसरे चुनाव में चुनाव अवैधानिक घोषित हो गया, चौथा चुनाव जब हुआ तो जनता पार्टी की सरकार बन गई, पांचवें चुनाव में उन्होंने पुनः सरकार बनाई। तो आप जब कहते हैं कि 4 बार वो जीती, तो वो ऐसे 4 बार प्रधानमंत्री बनी, तो वो उसका कैलकुलेशन ये है कि पहले मृतक आश्रित में बैठी, दोबारा जीत कर आई, तिबारा जीती, तो ये हो गया, चौबारा में सरकार गिर गई, पांचवी बार में वो बनकर आई और उनकी हत्या कर दी। अटल बिहारी वाजपेयी भी लगातार प्रधानमंत्री नहीं बने, 96 में प्रधानमंत्री बने, 98 में प्रधानमंत्री बने, 99 में प्रधानमंत्री बने। 96 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे, तो वो 13 से 15 दिन की सरकार थी। 98 में बने, तब वो 13 महीने की सरकार थी। और 99 में जब वो बने, तब वो पहली बार फुल फ्लैश सरकार चला पाए थे।
लेकिन उसके बीच में गठबंधन की सरकार बनी थी, इसलिए लगातार वो सरकार नहीं बन पाई। तो क्या कहा जाए? जो कहने वाले, जो एनडीए के घटक दल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी स्वतंत्रता के बाद दूसरे लीडर हैं जो लगातार तीसरी बार बहुमत प्राप्त करके सरकार बना रहे हैं, इसमें क्या गलत है? एनडीए एक परिवार है। आपको भाजपा दिखाई देती है कि भाजपा 240 है, लेकिन हकीकत तो यह है कि चुनाव तो सबने मिलकर लड़ा, कोई बाहर से समर्थन तो नहीं लिया। किसी बाहर वाले से जो आपके साथ लड़ा हो, इंडिपेंडेंट लड़ा हो, उसको तो अभी नहीं लिया, उसकी कोई तोड़ाफाड़ी तो नहीं हुई, कोई पार्टी तोड़कर तो नहीं आया। तो इसका मतलब है मैंडेट तो एनडीए को ही था, नहीं 400 पार हुआ। लेकिन और मोदी जी जो 400 पार कह रहे थे, वो 400 पार क्या बीजेपी के लिए कह रहे थे? वो 400 पार भी पूरे एनडीए के लिए ही कह रहे थे। अगर 400 पार पूरे एनडीए के लिए कह रहे थे और 293 94 आती हैं, तो सरकार तो बहुमत की ही है। मोदी जी अकेले तो नहीं कह रहे थे कि हम भाजपा की एक्सक्लूसिव सरकार बना रहे। वो 400 पार का नारा तो लगातार एनडीए के लिए ही दे रहे थे। तो 298 एनडीए के, 100 कम है एनडीए की, 298 एनडीए की, 293 एनडीए की, लेकिन एनडीए की ही है ना। हालांकि 10 बाद में आ गए और 303 की टैली हो गई, अभी और भी आएंगे, अभी और भी आएंगे जो टैली 350 350 पहुंच सकती है। खैर, वो वार्ता जो अंदर से कुंठा है, वो जयराम रमेश ने कहा वो तो 2 तिहाई जीत कर आए थे। आप आप तो ये 33%, 34%, 35%, 36% और इस पर सरकार बना रहे। 1/3 वोट पाकर आप मुख्य प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और वो 2/3 वोट पाकर नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। आप क्रिटिसाइजेशन का लेवल देखिए। अरे भाई, आपको एक प्रधानमंत्री मिल रहा है, 293 से मिल रहा है, आप उसको शुभकामनाएं दीजिए, मनभेद खत्म कर दीजिए। मतभेद हो सकता है, संसद में आकर खड़े होंगे और संसद में आकर आमने सामने करेंगे, लेकिन मनभेद क्यों करते हो, ये एक बड़ी समस्या है। तो अंदर कुंठा पैर पलप रही थी, इसलिए जयराम रमेश और बाकी लोगों ने ये कहा, शुभकामनाएं देने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कर गए। या क्या शुभ घड़ी है, किसी की शादी हो रही है, किसी हालत में हो रही हो, क्या उस कन्या और वर को आप ये कहेंगे कि इनकी तो लव मैरिज हो रही, इनकी वो हो रही, इनकी ऐसी हो रही, इनकी फैसी हो रही, ये भाग कर जा रही है? अरे भाई, विवाह हो रहा है, विवाह में विवाह संपन्न हो रहा है, फूल मालाएं बरसाओ, बात खत्म। इसके साथ दूसरे कष्ट होने वाले जो देश हैं, वो उनमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान अब औपचारिकता निभाना तो चाहता है, लेकिन निभाए कैसे, ये बड़ी समस्या है। क्योंकि लगातार इस वाले चुनाव में अगर आप 4 बड़े नेताओं के भाषण सुनेंगे, मोदी जी का भाषण सुनेंगे, कई बार हुआ, अमित शाह जी का भाषण सुनेंगे, कई बार हुआ, राजनाथ जी का भाषण सुनेंगे, कई बार हुआ, और योगी जी का भाषण हुआ, जिनमें उन्होंने, इन सभी ने एक बात तो कही कि पीओजे के वापस लेंगे, ये मोदी की गारंटी है। पीओजे के वापस लेंगे, ये मोदी की गारंटी है। अब पीओजे के वापस लेंगे, ये मोदी की गारंटी है, ये बात तो पाकिस्तान को हजम ही नहीं होगी। इसके साथ जो 293 का मैंडेट आया कि पीओजे के वापस लाया जाएगा, और ये रेजोल्यूशन, ये कोई मोदी जी ने पहली बार नहीं कहा, ये रेजोल्यूशन 22 फरवरी सन 1994 को, उस समय नरसिंह राव जी की सरकार हुआ करती थी, उसने यूनिनिमस रेजोल्यूशन पास किया था। और वो रेजोल्यूशन ये था कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का वो पूरा क्षेत्र भारत का है, और भारत संकल्पबद्ध है कि वो उसको वापस लेंगे। इसलिए 22 फरवरी के दिन संकल्प दिवस के रूप में देश मनाता है कि हमने संकल्प लिया है। वो मनाता है इसलिए कि हर वर्ष, प्रतिवर्ष ये याद दिलवाया जाए कि हमने प्रतिज्ञा ली है, हमने संसद में रेजोल्यूशन पास किया है इस बात का कि पाकिस्तान के कब्जे, अवैध कब्जे में, जिसको ये लोग अधिकृत कहते हैं, अधिकृत शब्द गलत है, अधिक्रांत शब्द होना चाहिए, अधिक्रांत जम्मू पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, पाक अधिक्रांत जम्मू कश्मीर, उसको वापस लाएंगे। ये यूनिमसली पास किया था, इसमें कांग्रेस भी शामिल थी, और इसमें आज जो पैदा नहीं हुए थे दल, उनको छोड़कर बाकी सभी दल भी शामिल थे। तो क्या मोदी जी ने गलत कहा? भाई, ये हमारा संकल्प है, ये पूरे देश का संकल्प है, और ये संकल्प आज नहीं लिया गया था, ये संकल्प तो 30 वर्ष पहले लिया गया था। खैर, पाकिस्तान के विदेश सचिव का जो बयान आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे किसी ने पूछ दिया, मिसेस बलूच से, कि भाई आपने मोदी जी को शुभकामनाएं दी। उसकी जो फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन है, मुमताज जहरा बलूच, मुमताज जहरा बलूच से पूछा गया कि भाई तीसरी बार वो शपथ लेने जा रहे हैं, आपको क्या? अब
जैसे कांग्रेस की अपनी कुंठा है, वैसे ही पाकिस्तान की भी अपनी कुंठा है, क्योंकि पाकिस्तान का माउंटबेटन के लेटर्स में वो भी है कि जिन्ना जब मिलने आए माउंटबेटन से, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के ऊपर जिस समय आपने कब्जा किया था, उस समय बादशाह एक मुसलमान था। भले ही सिंबॉलिक बादशाह क्यों ना हो, मराठों के कब्जे में देश था, भले ही सिंबॉलिक बादशाह क्यों ना हो बहादुर शाह जफर, लेकिन आपने आखिरी तौर से बहादुर शाह जफर से जंग जीतकर इसको वापस लिया था। तो क्यों नहीं आप बहादुर शाह जंग को मानने वाले लोगों को, बहादुर शाह जफर को मानने वाले लोगों को ये देश वापस देकर जाइए। आप स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं तो आपको ये मेंटेन करना चाहिए। जिन्ना ने माउंटबेटन ने मना कर दिया, कहा भाई कांग्रेस इस समय डिस्कोर्स पर है, आंदोलन चला रही है, उसका मुख्य भूमिका है, वही पॉलिटिकल सक्सेसर है, इसलिए ये संभव नहीं है। जिन्ना ने दूसरा ऑफर दिया कि हमको भूमि का एक टुकड़ा दे दो, वहां से उसके मन में था कि वो हिंदुस्तान फतेह कर लेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुगलिय सल्तनत के समय पर होता था, जैसे अंग्रेजों के समय पर होता था, राज्यों को जीता जाता था, कब्जा किया जाता था। लेकिन यूनाइटेड इंडिया की कल्पना उसके मन में नहीं होगी। इसलिए जिन्ना ने ये बात मनवाने में सफलता पाई कि वो एक अलग पाकिस्तान बनाएगा, वहां फौजें तय करेगा, वहां जिहादी तैयार करेगा, और वो जिहादी हिंदुस्तान को फतेह कर लेंगे। उसके मन में ये भी था कि 600 रियासतों में से 100 से ऊपर रियासतें ऐसी हैं जिसमें मुसलमान शासन कर रहा है। यानी कि उनको अगर अधिकार दे दिया जाए, रूलर को अधिकार दे दिया जाए कि वो अधिमिलन किसके साथ करेगा वो तय कर ले, ये जिन्ना ही था जिसने ये तय करवाया भारत सरकार से कि रूलर तय करेगा कि वो कहां जाएगा। अच्छा ये हो गया कि 25 जुलाई सन 1947 को माउंटबेटन ने जब प्रिंसली स्टेट्स की बैठक ली, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ने, उस समय स्टेट डिपार्टमेंट कहा जाता था, उसने ऑफर दे डाला कि जिसकी बाउंड्री हिंदुस्तान पाकिस्तान से न लगती हो वो वहां अधिमिलन नहीं कर सकता। यानी कि हैदराबाद पाकिस्तान नहीं जा सकता और बलूचिस्तान हिंदुस्तान नहीं आ सकता। ये बात जिन्ना के लिए नागवार निश्चित रूप से गुजरी होगी। लेकिन नेहरू जी के पास उस समय नेगोशिएशन का अधिकार था, जम्मू कश्मीर का बाकी सबका पटेल के पास था। नेहरू और ये जो चिट्ठियां बता रही हैं, वो ये भी बता रही हैं कि माउंटबेटन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था अगर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान जाना। तो माउंटबेटन की औकात थी क्या? माउंटबेटन स्वतंत्रता के बाद औपचारिक रूप से नेहरू के इनविटेशन पर बैठे थे, जबकि उधर पाकिस्तान जब बना तो जिन्ना वहां बैठ चुके थे। वहां तो नहीं बैठा कोई अंग्रेज, यहां तो नेहरू ने बैठा कर रखा था। तो क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन होना चाहिए था या फिर वो माउंटबेटन का? इसका मतलब ये हो गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रूप में नेहरू की सलाह पर ही वो बात जिन्ना ये उसके मन में आई होगी माउंटबेटन के, कि पाकिस्तान चला जाए तो कोई समस्या नहीं है। पाकिस्तान से मोहब्बत जो रही होगी नेहरू जी को, लेकिन उसका परिणाम निकल नहीं पाया क्योंकि राष्ट्रवादी लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए। पाकिस्तान ने अनायास हमला इसलिए कर दिया क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान को कब्जा करना चाहता था, पहले दिन से उसका यह इंटेंशन था। और यहां सरकार ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसका मतलब 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चली गई। 65 की लड़ाई पाकिस्तान ने सिर्फ इसलिए लड़ी थी क्योंकि 62 का युद्ध हम हार चुके थे, तो उसको लगा हिंदुस्तान कमजोर है, लाल बहादुर शास्त्री कमजोर है, हिंदुस्तान को कब्जा किया जा सकता है। 71 की लड़ाई तो उसने जबरदस्ती छेड़ दी थी, वो तो उनका गृह युद्ध था। हमको तो इन्वॉल्व कर लिया। ये इंदिरा गांधी की कुछ विशेष थी, पार्टी टूट गई थी या टूट रही थी, उसको कैसे एकत्र किया जाए वो उसके मन में रहा हो। फिर उन्होंने अप्रत्यक्ष करना शुरू करा, अपरोक्ष करना शुरू किया, आतंकवाद भेजना शुरू किया, लेकिन उद्देश्य सिर्फ एक था, हिंदुस्तान पर कब्जा करना। अब ये जो यहाँ की सरकार अब बैठी है, वो कह रही है उल्टा, जो तुमने कब्जा करके रखा वो हम वापस ले लेंगे, जो तुम्हारे पास है वो हमारा है, और तुम भी हमसे ही पैदा हुए हो, इसलिए सावधान। और सरकार का कहना, हिंदुस्तान की सरकार का साफ कहना है, वार्ता करना चाहते हो, कोई सलूशन निकालना चाहते हो, तो वो रास्ता इस्लामाबाद से निकलेगा। पहले इस्लामाबाद अपनी कथनी और करनी एक करे, एक तरफ आतंकवाद और एक तरफ गले लगे, ये संभव नहीं है। ये पुरानी सरकारों का स्टाइल था, लेकिन भारत सरकार का ये स्टाइल आज की नहीं है। इसलिए भारत सरकार को तो अब ये बात कर रही है जो अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय कहा था कि अब अगर कोई बात होनी है तो ये होनी है कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कैसे वापस आएगा।
मोदी जी 2 कदम आगे हैं, जिन्होंने कहा कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर हम संकल्प लेते हैं, संसद के संकल्प को पूर्ण करेंगे और वापस लेंगे। ऐसी परिस्थितियों में पाकिस्तान किस मुंह से नरेंद्र मोदी जी को शुभकामनाएं दे, ये एक बड़ी समस्या है। इसलिए अभी तक पाकिस्तान ने कोई शुभकामना मोदी जी को नहीं दी। लेकिन जब मुमताज जहरा बलूच से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो भारत का मामला है, भारत तय करे कि उसको अपना किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। ये भारत का एक्सक्लूसिव राइट है, भारत के लोगों का राइट है कि वो उसकी लीडरशिप किसकी होगी। तो भारत का राइट तो है, क्या आप शुभकामनाएं भी नहीं दे सकते पाकिस्तान के लोग? शुभकामनाएं इसलिए नहीं देंगे क्योंकि शुभकामना भी दें और भय तो ये व्याप्त है कि हिंदुस्तान के आने वाले तारीख ये बता रही है कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर यानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान मीरपुर मुजफ्फराबाद हिंदुस्तान में विलय होने वाला, अधिमिलन होने वाला है, दोबारा वापस आने वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान में कम से कम बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तून ये 4 हिस्से बनेंगे और 5वां हिस्सा जो पाकिस्तान के इलीगल कब्जे में है वो हिंदुस्तान का है, वो वापस ले लेगा। इसका मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान बलूचिस्तान, पाकिस्तान सिंध, पाकिस्तान लाहौर और पाकिस्तान खैबर पख्तून, 4 पाकिस्तान बनेंगे। कुल मिलाकर भारत से टूटने वाले देशों की संख्या 5 हो जाएगी, 4 ये और एक पहले से बांग्लादेश। ऐसी परिस्थिति में किस मुंह से कहें कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं? बहुत जब जोर डाला गया पत्रकारों के द्वारा तो उन्होंने कहा कि ये इमेच्योर है, अभी ये कहना, उन्होंने शपथ नहीं ली है इसलिए अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। क्या उनको या तो षड्यंत्र कर रहे हैं कि वो कसम कोई शपथ ना ले पाए, और या फिर ये भय सता रहा है? इतना भयभीत पाकिस्तान पहले कभी नहीं देखा गया। हालांकि हाँ, देखा गया, इमरान खान के समय पर देखा गया, लेकिन इमरान खान फिर भी आगे बढ़कर बात करना चाहता था। लेकिन ये तो ऐसे डरपोक्कू निकले कि ये तो बात भी नहीं करना चाहते और ये भारत की तरफ देखना भी नहीं चाहते। भारत में लगातार ये बयान दिए गए कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर को हम वापस लेंगे, संकल्प लेते हैं। पाकिस्तान ने आधी जबान नहीं बोली, कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया और अब शुभकामनाएं भी नहीं देना चाहते। मतलब साफ है कि शुभकामना का मतलब उनके साथ शुभकामना भी दें और पाकिस्तान पर मोदी जी छोड़े भी ना। इसलिए उनके भय के बस उन्होंने शुभकामनाएं नहीं दी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।